कंसेप्ट कंसेप्ट में क्या है? पहला, किसी वेक्टर को अगर हम पैरेलल स्लाइड करेंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर इज नॉट ए चेंज, वेक्टर इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। व्हेन वेक्टर इज स्लाइड पैरेलल to itself, then vector will not change. Then vector is slide parallel to itself. अगर मान लो कि वेक्टर तुम्हारा a है, इसको तुम पैरेलल स्लाइड करते हो, देखो ऐसे नीचे ले जाओ, क्या इसका लंबाई और डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। इसको आगे खींच दो, पैरेलल स्लाइड कर दिया, वेक्टर नॉट चेंज। इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, पैरेलल स्लाइड कर दिया, वेक्टर नॉट चेंज। पैरेलल स्लाइड करना यही ध्यान रखना है, लेंथ वही और पैरेलल स्लाइड कीजिए तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, वेक्टर नॉट चेंज। समझ गए? तो अपने जरूरत के हिसाब से वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, बशर्ते उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी पैरेलल स्लाइड करा सकते हैं, वेक्टर नॉट ए चेंज। समझ गया? दूसरा कंसेप्ट, वेक्टर को अगर हम रोटेट करते हैं, वेक्टर इज रोटेटेड, देन वेक्टर मे बी चेंज। दूसरा, when vector is rotated, then vector when vector is rotated, then vector may be ये चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, नहीं चेंज। अगर मान लो इफ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू n का वैल्यू 1 2 3 डॉट, then vector h not वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे देखो ये वेक्टर है n बराबर 1 2 पाई एंगल से, देखो तो 2 पाई एंगल से घुमा दो, फिर जहां चलो वहीं आ जाएंगे, अरे घूम के फिर यहां आ जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, जहां से वहीं आ गए, वेक्टर इज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन वही। n बराबर 2 रखेंगे तो 4 पाई, 4 पाई का मतलब कितना चक्कर? 4 पाई मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, दो चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर मार देंगे तो 4 पाई, तो फिर दो चक्कर मारे फिर तो वहीं आ जाएंगे। जैसा मैं यहां खड़ा है, एक चक्कर मारेंगे फिर वहीं आ जाएंगे, दो चक्कर मारेंगे फिर तो वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अगर वेक्टर को थीटा इक्वल 2n पाई से घुमाएंगे तो वेक्टर में चेंज नहीं होगा, वेक्टर इज नॉट चेंज। ठीक है? और इफ थीटा नॉट इक्वल टू 2n पाई, अगर रोटेशन एंगल थीटा 2n पाई के बराबर नहीं है, देन वेक्टर विल चेंज। वेक्टर क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। नहीं, जैसे मान लो किसी वेक्टर को 60 डिग्री से घुमा दो, कोई वेक्टर ऐसे था, कोई वेक्टर ऐसे था, इसको 60 से घुमा दिए,
वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर गया जी, हाँ। तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग ज्योमेट्री से वेक्टर एडिशन को कैसे दिखाएंगे? तो पहला हो गया दिखाने का तरीका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे बेसिक लॉ ही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गया? ये आपका तीन लॉ है, पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला समझना ट्रायंगल लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना, लिखिए। मान लो कोई पार्टी इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, पार्टी T1 पॉइंट पर है, T1 टाइम में है, कुछ देर के बाद पार्टी कहां गया, P2 पॉइंट पर, T2 टाइम में है। यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। दो पॉइंट के बीच के मिनिमम दूरी को क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर। मान लो दिस इज द कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। कुछ देर बाद यही पार्ट के यहां पहुंच गया, P3 पॉइंट, T3 डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये बी वेक्टर हो गया। फिर जो है कितना टाइम ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? T3 माइनस T2 टाइम में। यह डिस्प्लेसमेंट कितना समय हुआ? T2 माइनस T1 टाइम में। तो अब पूछा जाए कि यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो यहां से यहां तक जाने में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इनिशियल, दिस इज फाइनल। ये डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम हुआ? T3 माइनस T1 टाइम। दिस डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज सी वेक्टर। क्या है? तो ट्रायंगल क्या कहता है? फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ दिए, टेल कहते हैं ना इसको, और फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हम नहीं कर रहे, फिगर बता रहा है। ये जो है ये हो गया पार्ट के इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलो बाय पार्ट। समझ गया? अब फर्स्ट वेक्टर, अब ये फिगर क्या कहता है? ये दो वेक्टर रिजल्टेंट मिलकर ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसका ट्रायंगल नाम पड़ गया। ये फिगर क्या कह रहा है? फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल मिला दीजिए, और पहला का टेल से दूसरा का हेड को मिलाने वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। समझ गया? तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल मिलाना है, और पहला का टेल से दूसरा का हेड मिलाने का वाला जो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा।
ठीक है। तो जैसे अब एग्जांपल मान लो ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अब दोनों को जोड़ना है। तो किसी एक को फर्स्ट वेक्टर मान लो, हम इसको ए फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं, बी कौन सा वेक्टर हो गया? सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल मिलाना है। तो फर्स्ट का हेड यहाँ है, सेकंड का टेल ऐसे है, इसको उठा के रख देंगे, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल मिल गया। और पहला का टेल से दूसरा का हेड को मिलाने वाला वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट ए प्लस बी बराबर क्या होगा? सी। पहला एग्जांपल कहीं ट्रायंगल दिखाना है, दूसरा वेक्टर तो पैरेलल साइड कर ही सकते हैं ना। जैसे ए हो गया तुम्हारा p वेक्टर, ठीक है, ए हो गया तुम्हारा q वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है। ट्रायंगल क्या कहता है? फर्स्ट के हेड से। तो फर्स्ट का हेड तो p पहले दिखा लेंगे, सेकंड टेल यहाँ है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसे उठा के यहाँ रख देंगे, स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब पहला का टेल से दूसरा का हेड मिला देंगे, क्या हो गया? p प्लस इक्वल टू r वेक्टर मान। समझ गए? तीसरा खुद से बनाना है। पहला लिखने के बाद ये c वेक्टर है और नीचे में d वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखें? लिखो, देख लो फिर यहां से ये b वेक्टर था, यहाँ c वेक्टर था ना, दोनों को जोड़ना था थर्ड एग्जांपल में। तो फर्स्ट के हेड से, तो पहला का हेड यहाँ, पहला हेड यहाँ है ना, दूसरा का टेल यहाँ है, इसको उठा के यहाँ रख दिए। फर्स्ट के हेड से सेकंड का, पहला का टेल से दूसरा का मिलाने वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ना। हम फिगर, अच्छा इस फिगर में क्या लिख सकते हैं? इस फिगर में लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t2 माइनस t1 b क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t3 माइनस और c वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t3 माइनस t1। ये ना c वेक्टर है, c द रिजल्टेंट वेक्टर है। दोनों को जोड़ने का जो रिजल्ट आया वह हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यहां लिखेगा फ्रॉम फिगर, फिगर से हम कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। कर ले लो ग्राम, ले लो ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लिखिए। पैरेललोग्राम लॉ का है, समझो, जैसे यह वेक्टर हो गया पार्टिकल p1 पॉइंट t1 टाइम, पार्टिकल p2 पॉइंट, दिस वेक्टर इज पार्टिकल p3 पॉइंट t3 टाइम, यहां आ गया था है ना, दिस वेक्टर इज b वेक्टर हो गया। अब यही आपका रिजल्टेंट था, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर हेड को मिलाने वाला था ना, ये वेक्टर प्लस
बी वेक्टर इक्वल टू आप कह सकते हैं आप वेक्टर या सी वेक्टर, जो भी करना। अब हम मान लो कि कोई स्टूडेंट कहता है कि ये फर्स्ट वेक्टर नहीं मानते, इसको फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, तो इस वेक्टर को हम पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं ना, इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, पैरेलल रखते हैं दिस वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो अब बी को फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का हेड कहाँ है और सेकंड का टेल यहाँ है, तो इसको फिर पैरेलल स्लाइड करना होगा, तो ना फर्स्ट के हेड के पास सेकंड का टेल आएगा, इसको पैरेलल स्लाइड कर दिया, इसको देखो ऐसे पैरेलल स्लाइड, और पहला का टेल यहाँ है और दूसरा का हेड को मिलाने वाला वेक्टर, फिर रिजल्टेंट वही लाइन आ गया, जो लाइन a प्लस b था वही लाइन आ गया ना यहाँ से। हाँ, इसको b प्लस a भी लिख सकते हैं, दिस पैरेलल टू दिस, ये पैरेललोग्राम बन गया, आमने सामने वाला लेंथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, आमने सामने दिस लेंथ पैरेलल टू दिस, दिस लेंथ पैरेलल टू दिस, इक्वल लेंथ, जो लेंथ है वही लेंथ है, जो लेंथ है वही लेंथ है, और पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया, इसको ये ठीक है, बी को इधर लिख दीजिए, नहीं समझते ठीक है। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, पहला का टेल से दूसरा का हेड मिला दीजिए, तो बेसिक कांसेप्ट ट्रायंगल आई है ना। अब देखो तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो यहाँ लिख सकते हैं हियर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, अरे a प्लस b लिखो या b प्लस है, डायगोनल तो एक ही है नहीं है, b प्लस है या a प्लस, दोनों से। इसका मतलब वेक्टर एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे कॉम्यूटेटिव, किसको वे करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, समझ गया, वेक्टर एडिशन किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जिस तरह से अलजेब्रा में जोड़ते हैं जोड़ दीजिए, जिस तरह से अलजेब्रा में घटाते हैं घटा दीजिए। कॉम्यूटेटिव लॉ अलजेब्रा में भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है ना, जैसे इस तरह से अलजेब्रा में जोड़ते हैं 3 + 2 बराबर क्या लिखते हैं 5, तो 2 + 3 बराबर 5 लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा में फॉलो करो, सर कॉम्यूटेटिव यहां भी फॉलो करना है, a + b लिखे चाहे b + a, समझ गया। अलजेब्रा में जिस तरह से घटाते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, उस तरह के यहां भी कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे क्या लिखते हैं 3 - 2 या -2 + 3 क्या आएगा, एक ही ना आएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, समझ गया। तो कहने का मतलब है वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जिस तरह से अलजेब्रा में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है उसी तरह से यहाँ एडिशन। अब जो है नाउ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम is represent resultant of both vector, समझ गया। अब कहीं पैरेललोग्राम लगाना है, जैसे मान लो यहाँ p वेक्टर दे दिया, यहाँ q वेक्टर दे दिया, अब हमको रिजल्टेंट दिखाना है पैरेललोग्राम लॉ से, तो सब बहुत आसान है, इसको उठा के यहाँ पैरेलल रख दिए, इसको उठा के यहाँ पैरेलल रख दिए। अब इसका जो देखो डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल क्या हो गया p प्लस q लिख दो चाहे q प्लस p लिख दो, दिस पैरेलल टू दिस, यहाँ q लिख देंगे p प्लस या q प्लस p भी लिख सकती हो, दोनों से एक ही होगा, दिस पैरेलल टू दिस, ओके। सीधा डायगोनल दिखाते हैं ना, जैसे मान लो तुमको a वेक्टर दिखाया हुआ है, b वेक्टर दिखाया हुआ है, खुद से दिखाओ कैसे लिखना,
अब इसके पर यहाँ रख दो और इसके ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी लिख दो, जब b प्लस है पूछो लिख दो, ठीक है। दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू डायगोनल, समझ गया। अब हो गया पॉलीगॉन लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर के लिए है। अब हो गया पॉलीगॉन लॉ, दो से अगर अधिक वेक्टर को जोड़ना है तो उसके लिए है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर एडिशन का। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री से वेक्टर को जोड़ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो दिया हुआ ए वेक्टर, तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, दूसरा दिया हुआ बी वेक्टर, तीसरा दिया हुआ सी वेक्टर, तीन वेक्टर को जोड़ना, तो सभी वेक्टर है। अब इसको जोड़ने के लिए पहले सिंबॉलिक कैसे दिखाएंगे? हेयर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज आर वेक्टर मान लिया, है ना। अब इसको हम लोग फिगर से कैसे दिखाएंगे? तो फिगर दिखाने का तरीका ट्रायंगल है। पहले हम ए को किसके साथ जोड़ेंगे? बी के साथ। तो ट्रायंगल क्या कहता है? फर्स्ट वेक्टर के हेड के पास सेकंड वेक्टर का टेल आना चाहिए, तो सेकंड का टेल यहाँ है ना, हाँ। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, फर्स्ट हेड के पास रख दिए। अब क्या हो गया ये? ए प्लस बी का बी। अब ए प्लस बी फर्स्ट के ए प्लस बी के हेड के पास एक ए प्लस बी यहां तक हो गया। अब ए प्लस बी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सी। तो ए प्लस बी के हेड के पास सी का टेल आना चाहिए, सी ऐसे है, सी ऐसे आएगा, आ गया, बोलिए। अब जो है ए प्लस बी के टेल से, ए प्लस बी का टेल यहाँ है, सी का हेड यहाँ है, इसको मिला देंगे, सी का मिला दिए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, है ना। अब जो है बीच वाला लाइन को हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दो, तो देखो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल और सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, और फर्स्ट के टेल से सेकंड ही हेड है फाइनल का, फर्स्ट के टेल से फाइनल के हेड को मिलाने वाला लाइन, तीनों का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। ए प्लस बी, ये कहता है पॉलीगॉन लॉ। समझ गया? पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि दो से अगर अधिक वेक्टर दिया हुआ है तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल मिला दीजिए, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल जोड़ दीजिए, अब पहला का टेल से फाइनल को हेड मिला दीजिए, सब का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। तरीका समझ गया? ये है पॉलीगॉन लॉ। चलिए देखो, दो वेक्टर का बीच का एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम टेल टू टेल। कहां से मेजर करना है? इस वेक्टर का टेल यहां है, इस वेक्टर का भी टेल यहां है, तो टेल टू टेल, टेल टू टेल टू टेल एंगल जो बनेगा वही थीटा। समझ गया? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर करना? टेल टू टेल, और टेल टू टेल और हेड टू हेड एंगल सेम होना। अब इस वेक्टर को पीछे खिसकाओ, इस वेक्टर को पीछे से खिसकाओ, तो खिसकाएगी तो क्या आएगा? पीछे, पीछे खिसकाएगी तो ऐसा आएगा, ये वेक्टर था तो पीछे, इसको पीछे खिसकाएगी, ये वेक्टर भी ऐसे है ना, ये वेक्टर है, इसको हम पीछे खिसकाएंगे ऐसे आएगा। अब देखो तो ए एंगल और ए एंगल दोनों सेम होगा, इसका मतलब दो वेक्टर का बीच का एंगल टेल टू टेल या हेड टू हेड सेम होगा, हेड टू हेड सेम होगा, टेल टू टेल। समझ गया? यहाँ हेड टू हेड, हेड कॉमा
हेड टू हेड, और टेल टू टेल एंगल क्या होगा, सेम सेम होगा। यह भी वेक्टर तुम्हारा ए है, यह भी वेक्टर तुम्हारा बी है, हेड टू हेड, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर के बीच का ऐसे दिया हुआ है, तो ये वेक्टर, यहाँ क्या दो वेक्टर के बीच हेड है और टेल, तो दो वेक्टर का बीच का एंगल यहाँ थीटा नहीं होगा, क्योंकि दो वेक्टर का बीच का एंगल क्या मेजर करेंगे, टेल टू टेल, हेड टू टेल एंगल इधर है थीटा, तो क्या करना होगा, हमको तो टेल टू टेल चाहिए ना, और हेड टू टेल दे रहा है थीटा, तो क्या करना होगा, इस वेक्टर को पैरेलल स्लाइड कर देना होगा। पैरेलल जब ऐसे स्लाइड कर देंगे तो इस वेक्टर का टेल यहाँ आ गया, इसको आगे खींच दो, टी वाला हेड आगे बढ़ जाएगा, टी वाला यहाँ पहुंच जाएगा ना। अब यहाँ से आएंगे कितना, थीटा, यहाँ से आएंगे थीटा होगा, ये एंगल क्या बनता है, यहाँ से 180 हो गया टोटल एंगल, टोटल एंगल तुम्हारा 180 हो गया, ये टोटल एंगल 180, और 180 से थीटा घटा देंगे तो टेल टू टेल कितना ही बन जाएगा, इस वेक्टर का टेल यहाँ, इस वेक्टर टेल यहाँ, ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ई वेक्टर ये हो जाएगा। अब एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, 180 को रेडियन में क्या हो जाता है, पाई, पाई, इसको पाई में लिख सकते हो, समझ गया। तो यहाँ दो वेक्टर थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा ए बी का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल इक्वल टू 180 माइनस थीटा, नॉट ए थीटा, 180 माइनस, समझ गया। चल लिख लो। अब जो है, जैसे मान लो क्या आता है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर and find angle between two vector, ठीक है, as shown in figure। सीधा लाइन होना चाहिए, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 55 डिग्री दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्वेश्चन है ए बी, बताओ एंगल क्या क्या होगा, तो फिगर दिखा लो, क्वेश्चन लिख दो। पहले हम ए और सी के बीच का एंगल देख लेते हैं, तो ए और सी के बीच में देख लेते हैं, टेल टू टेल जॉइंट है, तो एंगल कितना हो गया, थीटा ए सी लिख देंगे ऐसे, थीटा ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, ए 60 हो गया, ए 55 है ना, यहाँ देख रहे हैं हेड और टेल जुड़ रहा है, हमें क्या चाहिए, टेल टू टेल चाहिए या हेड टू हेड चाहिए, या हेड टेल जॉइंट हो रहा है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, इसे डॉट डॉट करके, यहाँ हो जाएगा ये एंगल दो वेक्टर के बीच में, दिस वेक्टर इज ए, इसको आगे बढ़ा दिया ना, तो 180 माइनस 55 क्या आएगा, 125 आ जाएगा ना, तो थीटा ए बी क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब दोनों का हेड टू हेड मिल रहा है, हेड टू हेड और टेल टू टेल एंगल सेम होता है, कितना हो जाएगा, समझ गया। अब चलो, इसमें कंसेप्ट है निगेटिव वेक्टर, कौन सा वेक्टर, निगेटिव
अभी समझ लो, निगेटिव, ठीक है। दोज वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite in direction of given vector is called negative वेक्टर। जैसे मान लो कि तुमको वेक्टर दिल है ए, क्या दिल है, ए बी वेक्टर दिल है ना, ए और बी। इस ए बी, देखो ए बी वेक्टर को हम दिखाएंगे ऐसे, अगर हमको ए और बी लिखा है ना, इसको ए बी वेक्टर से दिखाएंगे। ए से बी जा रहा है तो इसका निगेटिव वेक्टर कोई पूछ दे तो उलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उलट जाएगा, या एरो हो जाएगा, ए की जगह पर न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये बन गया कौन सा वेक्टर, बी ए वेक्टर। अब बी से एक तरफ जा रहा है बी ए वेक्टर। अब बी ए वेक्टर का इधर है तो ए बी वेक्टर जो होगा वह माइनस बी ए वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बी ए वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ए बी वेक्टर। माइनस का मतलब हो गया डायरेक्शन अपोजिट। देखो तो इसके डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, ए बी का अपोजिट है ना बी ए, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ गए, बी ए, तो बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लग गया। यहाँ पे भी माइनस कर देना है, कहाँ, इसमें मॉड डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड का नेगेटिव होता नहीं है, तो आप माइनस तो मॉड के अंदर लिखना है माइनस। अच्छा, अब अगर हम सिंपली अगर लिखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड तो ए बी बराबर बी ए लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो हटा देंगे तो मॉड हट जाएगा। इस लाइन की लंबाई इस लाइन की लंबाई सेम, माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। समझ गया, पहले इतना लिख लो, क्या है बी वेक्टर और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, क्या कहेंगे, क्या, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल, बीच का एंगल एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, तो बीच का एंगल कितना, 0। एक राइट जा रहा दूसरा लेफ्ट जा रहा, दोनों के बीच का 0 डिग्री है। कोई पूछ दे इधर है पूरब इधर है पश्चिम, तो पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तब अरे पश्चिम इधर है, पूरा देखो पश्चिम की तरफ अभी ऐसे है, ये ब्लू वाला किधर की तरफ है, पश्चिम साइड है, इसको पूरब साइड करना है तो कितना से घुमाना पड़ा, 180। इसका मतलब पश्चिम से पूरब के बीच का एंगल कितना, 180। एक दूसरे का अपोजिट है ना, समझ रही है, एक दूसरे के विपरीत हुआ तो 180 डिग्री। अगर हमको अभी हम ऐसे खड़ा है, हमको पीछे जाना है, मेरा फेस उधर हो जाना चाहिए, तो हमको कितना से घूमना पड़ेगा, 180। एक दूसरे का अपोजिट है, 90 घूमे तो इधर आ गए, अब देखो फिर 90 घूमे इधर आ गए। सोच रही है, तो इसका मतलब है कि दैट इज एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर का इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गया, 180 डिग्री, ठीक है।
रट के रखो। अब उसी तरह से मान लो तुमको सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर कोई पूछ दे इसका माइनस सी वेक्टर क्या होगा, तो सी वेक्टर ऐसे है तो माइनस सी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन माइनस सी वेक्टर होगा। अब सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के बीच एंगल पूछा तो 180, लेकिन दोनों की लंबाई क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम। हियर मॉड ऑफ सी वेक्टर हो गया, तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। कोई वेक्टर अगर ए है, अगर ए का पूछ दे नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। चलो ए बी और बी सी के बीच एंगल चाहिए, तो ए बी का हेड और बी सी का टेल निकला हुआ है, इसको आगे स्लाइड कर देंगे तो वन एंगल कितना 120 हो गया। फिर किसके बीच एंगल चाहिए, सी ए, तो सी ए इधर है और क्या है ए बी, तो ए बी तुम्हारा इधर है, तब तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा है ना, निकलेगा क्यों क्यों हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हेड और टेल है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 65 करते हैं तो क्या हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। अब चलो हमको किसके पीछे करता है BC, तो BC यहाँ है, फिर किसके पीछे CA इधर है, तो इसको BC का हेड से CA का टेल जुड़ रहा है, इसको आगे बढ़ा देना होगा तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो पहले लिख देते हैं आंसर, ए का कितना आ गया, ए का आंसर आ गया 120, बी का कितना आंसर आ गया 115 डिग्री, सी का आंसर कितना आ गया 125 डिग्री, ठीक है। और डी का आंसर निकालना, तो अब जो है हमको माइनस ए बी है, तो ए बी इधर है, तो माइनस ए बी का अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस ए बी जैसे ही अपोजिट करेंगे देखो यहाँ टेल टू टेल आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा माइनस ए बी का मतलब बी ए वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर बी ए वेक्टर हो जाएगा। और तुमको क्या हो गया इधर हो गया कौन सा वेक्टर सी, अभी एंगल कितना दे रहा है 60, तो इसका मतलब आंसर डी वाला क्या हो गया आंसर थीटा इक्वल टू 60 आंसर हो गया, हाँ लिख लो।